स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है 9 बज गए का, लेकिन आज 9 बज गए की एक खास पेशकश हम सेण गांव से लेकर आए हैं। जी हां, सेण गांव, वही गांव जो कि जनरल बिपिन रावत का पैतृक गांव है। यही वो घर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बचपन का उनका काफी सारा वक्त बीता। आज भी उनके चाचा चाची और कुछ रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, लेकिन दरअसल सेण गांव कहां पर पड़ता है, इसकी लोकेशन एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ये दरअसल मुख्य जो सड़क है वहां से 1 किलोमीटर की पगडंडी से होकर यहां पर आना पड़ता है। कुछ ही यहां पर घर हैं, लेकिन अभी इनके चाचा और चाची यहीं पर रहते हैं। जनरल बिपिन रावत एक अद्भुत योद्धा, एक अदम्य साहस के परिचायक, और आज उनके जो कार्यक्रम में, दिल्ली में जो कार्यक्रम होने वाला है जहां उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा, वहां पर उनके चाचा भी पहुंचने वाले हैं। उनके कई और रिश्तेदार भी वहां पर पहुंचेंगे उनको आखिरी दर्शन उनके लेने के लिए। लेकिन हम आपको बता दें कि सिर्फ सेना नहीं, पूरा देश इस वक्त शोकाकुल है, पूरा देश सदमे में है। पूरा देश यही सोच रहा है कि काश जनरल बिपिन रावत इस तरीके से ना गए होते। ये बहुत बड़ा सदमा पूरे देश के लिए है, क्योंकि एक ऐसा योद्धा देश ने खो दिया है जो अपने ही तरीके से लीड कर रहा था, जिसके लिए संविधान को बदल दिया गया था। उन्हें सीडीएस की पोस्ट दी गई थी, प्रथम सीडीएस बने थे जनरल बिपिन रावत। तो हमारा और पूरे देश का सलाम इस अद्भुत योद्धा को। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता मंजीत नेगी हैं और जनरल बिपिन रावत के चाचा जी के साथ आशुतोष मिश्रा मौजूद हैं। वहीं अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे कुन्नूर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आशुतोष, आपका रुख करते हुए उनके चाचा का क्या कहना है, किस तरीके से उनकी यादें दरअसल इस घर से, जनरल बिपिन रावत से किस तरीके से जुड़ी हुई हैं? दरअसल उन यादों के साथ एक परंपरा यहाँ पर रही है कि ये जो गांव है नेहा, यहाँ लगभग हर परिवार से एक आदमी फौज में रहे, और जनरल बिपिन रावत का जो पूरा परिवार था उसमें ज्यादातर लोग फौज से ही रहे। बिपिन रावत, उनके चाचा जो हमारे साथ हैं, ये खुद भी फौज में थे और उसके बाद रिटायर होकर के अब गाँव में आ गए। परिवार तैयारी कर रहा है कि वो दिल्ली पहुंचे। यहाँ से पूरा देश गमगीन है अपने बेटे को खो करके। और जब 6 साल पहले एक हादसा हुआ था तब उन्होंने कहा था कि ऐसी घटनाएं मुझे नहीं मार सकती, तब वो बच गए थे। और उसके बाद अचानक ये जो घटना हुई है, देश आपके साथ है, पूरा परिवार आपके साथ है। कुछ यादें आप उनकी साझा करेंगे हमारे साथ? वो बहुत ही ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति थे। यहाँ आते थे वो अक्सर, बड़ा प्रेम से, बड़ा खुश होते थे यहाँ पर आकर के, और पूरा इलाका घूमते थे गांव में और गांव के विकास के लिए बातें करते थे, पलायन रोकने की बात करते थे, और जो यहाँ से पलायन हो भी चुका है उसको वापस लाने के लिए कहते थे। उत्तराखंड के ज्यादा जो युवा है, कहा जाता है कि लगभग हर गांव से एक फौजी ये गांव देता है। आसपास के लोगों को भी वो प्रेरित करते थे कि वो भी मातृभूमि की सेवा करने के लिए फौज का हिस्सा बने। हाँ, वो सब बच्चों को बता देते कि वो फौज में आए और देश की सेवा करें। पहले वो सेना प्रमुख बने और उसके बाद उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। कितना बड़ा गर्व का मौका था आपके परिवार के लिए, आपके सूबे के लिए? हाँ, बहुत गर्व की बात थी हमारे परिवार के लिए। हमने यहाँ पर पूजा भी की थी उस समय, और मिठाइयाँ भी बांटी थी पूरे क्षेत्र में। उनका परिवार, आप खुद भी फौज में रहे, पूरे परिवार की देख हमें जो जानकारी मिली कि एक परंपरा रही है फौज में, लगभग हर पीढ़ी से कोई न कोई फौज में जरूर रहा है। हाँ, उनके दादाजी, हमारे ताऊ जी, वो भी फौज में थे। उनके पिताजी भी फौज में थे, डिप्टी चीफ पद से वो रिटायर हुए थे। और आपने कितने साल सेवा की थी? मैंने तो 20 साल सेवा की। मैं तो छोटे रैंक में था। और जब वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने उसके बाद बातचीत होती थी आपसे? उनकी बातचीत हुई थी। मैं वही गांव के विकास के लिए, सड़क के लिए। तो नेहा, परिवार गमगीन है,
कुछ यादें उनकी वो साझा कर रहे हैं। दरअसल इन्हें निकलना है लौटेंगे दिल्ली के लिए, आशुतोष क्योंकि आपके पास बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अभिषेक भी मौजूद है और साथ ही मंजीत नेगी भी मौजूद है। लेकिन हमने सुना कि किस तरीके से उनके चाचा आज दिल्ली में जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेने के लिए अब से कुछ ही देर बाद यहां से निकलने वाले हैं। लेकिन ये सेना का भाव दरअसल इस परिवार में बहुत पहले से ही मौजूद है। जनरल बिपिन रावत के पिता लक्ष्मण सिंह रावत भी सेना में ही थे। उसके बाद काफी वक्त इसी सैण गांव में जनरल बिपिन रावत का गुजरा। शिक्षा उन्होंने देहरादून से ली, लेकिन देश के लिए कुछ करने का जज्बा, वो साहस, वो अद्भुत शौर्य हमेशा से ही उनके साथ जुड़ा रहा। 4 दशक से भी ज्यादा का समय जो सेना में बता दे, उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा भाव देश के लिए कुछ कर गुजरने का जनरल बिपिन रावत में था। देश सन्न है। देश के कोने कोने से यही आवाज गूंज रही है कि देश के वीर सपूत अमर रहे, अमर रहे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत देश के लिए क्या थे, श्रद्धांजलि की ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। कल दोपहर से पूरा देश प्रार्थना कर रहा था, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। बुधवार शाम 6 बजे आंखों को नम कर देने वाली खबर आई। वायुसेना ने बताया कि नहीं रहे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। हेलीकॉप्टर क्रैश में बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों का निधन हो गया। हम अभी नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट में हैं और यहाँ का लोकेशन का नाम है काटेरी, और जहाँ से 100 मीटर वहाँ पे जो देख रहे हैं वो है हेलीकॉप्टर क्रैश का ग्राउंड जीरो साइट। वहाँ पे अभी भी डेब्रीज पूरा सब कुछ है। वहाँ पे एयरफोर्स पर्सनल है, आर्मी पर्सनल भी है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 आर्मी पर्सनल यहाँ इस तरह से यहाँ किसी को ना, लेकिन कम्प्लीटली मना कर रहे हैं वहाँ चलने तक। तमिलनाडु पुलिस भी वहाँ पे है। तमिलनाडु पुलिस का डीजीपी थी थोड़ी देर के पहले वहाँ पे आया था, वो भी चेक कर रहा है कि क्या हुआ है। जो वहाँ देख रहे हैं वो पेड़ और वो घर, उसकी फांसी ये हेलीकॉप्टर ने क्रैश किया था। और यहाँ के लोकल जो पीपल है उन्होंने हेल्प करे थे और इस रास्ते से ही लेकिन किसी लोग को वो रेस्क्यू करने के लिए भी हेल्प कर रहे थे वहाँ पे। और जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे अभी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुआ है। हमारे सोर्सेस बोल रहा है कि बहुत ज्यादा टेक्निकल इक्विपमेंट जो था उनको अभी रिकवर करने का भी वहाँ पे सर्च और सब कुछ हो रहा है। बुधवार सुबह 8:47 पर जब दिल्ली से वायुसेना के स्पेशल एयरक्राफ्ट से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी समेत 14 लोगों के साथ रवाना हुए थे, सुबह 11:34 पर तमिलनाडु के सुलूर पहुंचे। सुबह 11:48 पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 V5 से स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देने के लिए आगे रवाना हुए। दोपहर 12:20 पर हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर आई और शाम करीब 6 बजे दिल को तोड़ देने वाली खबर कि देश ने बहादुर सपूत को खो दिया। एक बात हमें जरूर कहना पड़ेगा कि बिपिन रावत जी की जो शालीनता, संवेदनशीलता, सज्जनता, अनुभव, आज सब कुछ मुझे नए सिरे से याद होने लगी है जब सुना है मैंने कि उनको हादसे के चलते मौत हो गई। ये दुखदाई खबर जैसे ही मिली, देश में शोक की लहर दौड़ गई। राम की नगरी अयोध्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर आ गए। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे से अयोध्या गूंज उठा। बिहार के जमुई में सैकड़ों लोगों ने जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च किया। राजस्थान के झालावाड़ में भगत सिंह फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने निर्भय सिंह सर्किल पर कैंडल जलाकर देश के वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी।
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में शोक छाया था। देश ने दर्दनाक हादसे में एक वीर सपूत को जो खोया था। विशाखापट्टनम में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। देश में शोक की लहर के बीच दिल्ली में सेना अपने जनरल को अंतिम विदाई देने की तैयारी में जुटी है। आज शाम दिल्ली लाया जाएगा पार्थिव शरीर। दिल्ली के आवास पर होंगे पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन। अंतिम दर्शन का वक्त शुक्रवार 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। दोपहर 2 बजे के बाद कामराज मार्ग से छावनी तक अंतिम यात्रा। दिल्ली कैंट के शमशान घाट में होगा अंतिम संस्कार। कुन्नूर में हुए इस दिल दहलाने वाले हादसे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद को जानकारी देंगे। वहीं उत्तराखंड सरकार ने 3 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान किया है। आज तक ब्यूरो। कुन्नूर, जहां पर ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, वहां से मेरे सहयोगी अभिषेक भल्ला इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, देखिए, बार बार यही कहा जा रहा है कि उच्चतम तकनीक से लैस था ये हेलीकॉप्टर, जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े वीआईपीज के आवागमन के लिए किया जाता था। एक जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है, कब तक इसकी रिपोर्ट आएगी, लेकिन प्राथमिक तौर पर क्या कहा जा रहा है, क्या गड़बड़ी हुई, क्या वजह थी जो इस तरह का क्रैश हुआ? देखिए, एक प्रोसीजरल सिस्टम है। जब भी कोई इस तरह का क्रैश होता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, और इसमें भी कल बहुत ही जल्दी एयरफोर्स ने ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि एक इंक्वायरी गठित कर दी गई है। बहुत ही डिटेल्ड जांच होती है कि टेक्निकल स्नैग था, क्या कारण थे, ह्यूमन एरर था, तो वो सारी चीजें जो है उस रिपोर्ट में आएंगी। मौसम भी यहाँ पे कल शायद बहुत अच्छा नहीं था, हो सकता है एक कारण ये हो, लेकिन जो सटीक कारण होगा वो उस जांच रिपोर्ट में ही होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा हुआ हूं, जहां पे जनरल रावत, उनकी धर्मपत्नी और भी जो लोग उनके स्टाफ के थे, उनके पार्थिव शरीर यहीं पे रखे गए हैं। और कुछ ही देर में यहां से इनके पार्थिव शरीर को रेजिमेंटल सेंटर में ही ले जाया जाएगा। वहां श्रद्धांजलि दी जाएगी, रीथ लेइंग सेरेमनी होगी, और करीब 10:30-11 बजे यहां से रवाना होंगे सुलूर के लिए, और फिर सुलूर से हवाई जहाज से दिल्ली लाए जाएंगे इनके पार्थिव शरीर। और दिल्ली में जो जनरल रावत का घर है, वहां पर भी लोग श्रद्धांजलि देंगे। तो ये पूरा शेड्यूल है आज का। और थोड़ी देर में जो हमें पता चल रहा है वो ये है कि यहाँ के मुख्यमंत्री और कुछ मंत्री भी पहुंचेंगे सेना के अधिकारियों के अलावा। श्रद्धांजलि जब दी जाएगी तो रीथ लेइंग सेरेमनी होगी, और एक बहुत ही इमोशनल समय है, ना सिर्फ सेना या मिलिट्री के लिए, बट जितने भी लोग जनरल रावत को जानते थे, उनका यहाँ वेलिंगटन से भी पुराना रिश्ता रहा है। स्टाफ कॉलेज में उन्होंने यहाँ पे भी अपना कोर्स किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जब दिल्ली पार्थिव शरीर पहुंचेगा तो बहुत से लोग पहुंचेंगे वहां पे उनके घर पे श्रद्धांजलि देने के लिए। लौटूंगी मैं आपके पास अभिषेक, लेकिन इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11:30 बजे राज्यसभा में जनरल बिपिन रावत की इस दुखद मौत को लेकर बयान देंगे, और साथ ही 12:15 बजे लोकसभा में इस बारे में बयान दिया जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। कल ये हादसा हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश, जिसमें जनरल बिपिन रावत की जान चली गई थी। लेकिन हम आपको उस पैतृक गांव से लगातार अपडेट दे रहे हैं कि कैसे इस मिट्टी से उनका बेहद जुड़ाव था, कैसे वो अपने गांव का विकास करना चाहते थे, लेकिन वो सब वादे, वो सब इरादे अधूरे रह गए, पीछे रह गई हैं तो सिर्फ यादें। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मंजीत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11:30 बजे और 12:15 बजे राज्यसभा लोकसभा में बयान देने वाले हैं, और साथ ही जो आज दिल्ली में उनके घर पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, वो कितने बजे तक वहां पर उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा, क्या जानकारी मिल रही है?
नेहा, कल जब ये दुर्घटना हुई थी तब से ही ये कहा जा रहा था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्योंकि संसद सत्र चल रहा है तो देश और लोगों को जानकारी, संसद को जानकारी देंगे कि ये दुर्घटना किस तरह से हुई, क्या हादसा हुआ। लेकिन क्योंकि कल देर रात तक ये सारी जानकारी आती रही, उनके डीएनए टेस्ट करने थे, तो इस लिहाज से कल एक स्टेटमेंट खाली वायुसेना की तरफ से जारी किया गया और इसीलिए कल सीसीएस की जो देर रात बैठक हुई 6:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर, उसके बाद ये तय किया गया कि रक्षा मंत्री संसद को जानकारी देंगे। जहां तक उनके दिल्ली में जो 3 कामराज मार्ग उनका सरकारी निवास है, वहां की मैं बात करूं, मैं कल खुद शाम को वहां पर गया था। उनकी जो छोटी बेटी है वहां पर मौजूद थी, उनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी उनकी कल मुंबई से देर शाम नौसेना प्रमुख, क्योंकि मुंबई में थे, उनके साथ उनको वापस दिल्ली लाया गया। इसी तरह से उनके जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं, उनका जो छोटा भाई है जनरल बिपिन रावत का, वो सेना में कर्नल रिटायर्ड हैं, वो जयपुर से पहुंचे हैं। उनकी जो ससुराल है मध्य प्रदेश में, वहां से भी उनके मधुलिका रावत जी के संबंधी पहुंचे हैं। और आज उनका पार्थिव शरीर घर पर नहीं लाया जाएगा, आज उनका पार्थिव शरीर दिल्ली में मिलिट्री हॉस्पिटल में रखा जाएगा और कल सुबह उसे 11 बजे 3 कामराज मार्ग पर उनकी पत्नी और उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा, जहां पर कल शुक्रवार को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और उसके बाद 2 बजे के बाद तीनों ट्राई सर्विस बैंड के साथ उनकी यात्रा निकलेगी, जो यहाँ से कामराज मार्ग से होते हुए धौला कुआं ब्रार स्क्वायर, जहाँ पर सेना के अधिकारियों और जवानों का अंतिम संस्कार होता है, वहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। 4 बजे के बाद का समय रखा गया है, क्योंकि जनरल बिपिन रावत की एक छोटी बहन जो अमेरिका में रहती हैं, वो अमेरिका से आ रही हैं, उनके 3 बजे कल पहुंचने का कार्यक्रम है, इसीलिए इस लिहाज से ये कार्यक्रम बनाया गया है। जी बिल्कुल, ये पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा यहाँ पर मंजीत जानकारी दे रहे थे। लेकिन इस वक्त पूरा देश शोकाकुल है, पूरा देश स्तब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संवेदना और शोक व्यक्त करते हुए कहा कि देश ने एक अद्भुत साहस वाला योद्धा खो दिया है, जिसने एक नया मार्गदर्शन दिया सेना को नई ऊर्जा से भरा, नई तकनीक सेना में शामिल करने की कई सारी कोशिशें की। ऐसे में इस योद्धा को भुला पाना लगभग नामुमकिन है। एक हादसा जिसने देश से छीन लिया एक बहादुर सपूत। एक हादसा जिससे बिछुड़ गया उत्तराखंड की माटी का लाल। पौड़ी जिले के द्वारीखाल ब्लॉक के गांव सैण में शोक और सन्नाटा है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का यही पैतृक घर है। जनरल बिपिन रावत के निधन की खबर से पूरा गांव शोकाकुल है। इस घर को अगर आप करीब से देखें तो ये वही घर है जहां पर जनरल बिपिन रावत कई बार आए हैं। वो दिल्ली और देहरादून तो रहे, लेकिन ये घर उनका पैतृक घर है और इस घर में उनके रिश्तेदार रहते हैं। बेहद दुखी हैं वो। बहुत गौरव की बात थी, मैं क्या करें, तो आकस्मिक ही उनका ये दुखद समाचार हमको मिला, जिससे सभी दुखी हम लोग। पूरा क्षेत्र में सब लोग दुखी हैं, पूरा परिवार दुखी है हमारा। पौड़ी की तरह उत्तरकाशी में भी मातम है। उत्तरकाशी जिले का थाती गांव जनरल बिपिन रावत का ननिहाल है। जो साल पहले 2019 में जनरल रावत अपने ननिहाल थाती गांव आए थे। टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी पगडंडियों से होते हुए वो स्कूल को भी देखने गए थे, जहां उनकी मां पढ़ा करती थी। लेकिन परिवार के लोगों ने सोचा भी नहीं था कि 2 साल पहले इस तरह हंसी खुशी मिलकर गए बिपिन रावत अब कभी अपने ननिहाल नहीं लौट पाएंगे। में जो हवाई जो क्रैश हुआ उनका हेलीकॉप्टर, वो जो है एक दुखद हमारे लिए खबर है। और इससे पहले भी उनकी पत्नी की तो मृत्यु की खबर सरकार ने पहले डिक्लेयर कर दी थी, परंतु बिपिन रावत जी की जो है मृत्यु खबर अभी डिक्लेयर की है सरकार ने। और ये उनका ननिहाल है। पूरा हमारा थाती गांव एक शोक की लहर में डूबा हुआ है। हम इससे पहले भगवान से पूजा अर्चना कर रहे थे कि भगवान उनके सकुशल लौट आए, परंतु भगवान को कुछ और ही मंजूर था, जो आज जो है बिपिन रावत जी हमारे बीच में नहीं थे। उस यात्रा की सुखद यादें आज भी यहाँ के लोगों के दिल में हैं। तब जनरल रावत ने
रिटायरमेंट बाद की जिंदगी की भी बात की थी। ननिहाल के विकास, खासकर शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही थी। कोशिश यही है, सरकार के साथ भी, मुख्यमंत्री जी से भी जब मेरी मुलाकात होती है तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि इस इलाके में हमें उच्च शिक्षा की जो सहूलियत है प्रदान करनी होगी। अगर यहाँ पे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो हमारे जो नौजवान हैं यहाँ से पलायन नहीं करेंगे, नहीं रुकेंगे। उत्तराखंड से सैकड़ों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के शहडोल में भी जनरल रावत के निधन पर शोक छाया है। शहडोल के सुहागपुर में उनकी ससुराल थी, यानी उनकी पत्नी मधुलिका का मायका। रिश्तेदारों के मुताबिक बहन और बहनोई जल्द ही शहडोल आने की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले ही ये दुखद खबर आ गई। तो दशहरा का जो पूजा पाठ थी वो हमारी बेटी ने अपने फूफा जी के साथ में अपने घर में उन्होंने किया था। तो तब तो ये मुलाकात बहुत अच्छी थी हम लोग की। उसके बाद बातचीत हुई है हमारी 10 दिन पहले उनसे। उन्होंने कहा था कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 2012 के बाद से नहीं आया हूँ, लेकिन जनवरी 2022 में मैं वादा करता हूँ कि मैं शहडोल आऊँगा। शहडोल आने का बोला था? हाँ, उन्होंने शहडोल आने का ससुराल, मतलब अपने ससुराल आने के लिए जनवरी 2022 में उन्होंने कहा था। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर उत्तराखंड गम में डूबा है। उत्तराखंड में आज से 3 दिन का राजकीय शोक है। क्योंकि उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, साथ ही साथ भारत के साथ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते हमेशा उनके अंदर इतनी सादगी, सरलता थी कि हमेशा वो मेरा मार्गदर्शन करते रहते थे। अभी कुछ दिनों के अंतराल में ही मुझे उनके साथ मेरे पिताजी की जो रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट के सेंटर में उनके साथ जाना था, लेकिन बीच में ही नियति को कुछ और मंजूर था। आज उनके परिवार पर जिस प्रकार का एक कष्ट आया है, बड़ा कष्ट आया है, और मैं समझ सकता हूँ एक सैनिक पुत्र होने के नाते कि उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। तमिलनाडु के कुन्नूर में कल जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हादसे में जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों का निधन हो गया। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, कोटद्वार से विकास, शहडोल से राघवेंद्र शुक्ला, भोपाल से रविश पाल सिंह के साथ दिलीप सिंह राठौर, द्वारिखाल आज तक। जनरल बिपिन रावत के इस आकस्मिक निधन से इस वक्त पूरा उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश शोकाकुल है, और संवेदनाएं दरअसल गांव वालों की तरफ से भी हैं कि आखिरकार जिस शूरवीर का जन्म यहाँ पर हुआ, जिस शूरवीर का बचपन यहाँ पर गुजरा, उसका वादा दरअसल अधूरा रह गया। जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि वो अपने गांव वापस लौटेंगे जब सेवा निवृत्त हो जाएंगे, जब रिटायरमेंट हो जाएगा, तब और ज्यादा वक्त यहाँ पर बिताएंगे और अपने गांव के लिए कुछ करेंगे। लेकिन इस बीच कई सारे नेताओं ने, राजनेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि उन्हें दी है। सुनिए। उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, साथ ही साथ भारत के साथ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते हमेशा उनके अंदर इतनी सादगी, सरलता थी कि हमेशा वो मेरा मार्गदर्शन करते रहते थे। अभी कुछ दिनों के अंतराल में ही मुझे उनके साथ मेरे पिताजी की जो रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट के सेंटर में उनके साथ जाना था, लेकिन बीच में ही नियति को कुछ और मंजूर था। आज उनके परिवार पर जिस प्रकार का एक कष्ट आया है, बड़ा कष्ट आया है, और मैं समझ सकता हूँ एक सैनिक पुत्र होने के नाते कि उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। सेना के प्रमुख परिवार के साथ में थे। हमें इसकी जानकारी अभी और उस घटना के लिए मैं दुख व्यक्त करता हूँ। जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, बहुत दुख देने वाली दुर्घटना, कारण कि ये पहला देश के सीडीएस थे और ऐसी दुर्घटना ऐसे बड़े ऑफिसर के साथ होना और ऐसी बड़ी चॉपर जिसकी जांच 3-3 लेवल पे होती है, इसके साथ में ऐसे तरीके से उनकी दुर्घटना होना बहुत बड़ा चिंताजनक है। इसकी जांच होनी चाहिए और उनके परिवार को, उनके परिवार के दुख में हम पूरे देशवासी शामिल हैं। उनको श्रद्धांजलि हमारे सबकी तरफ से।
अभी यहाँ पर उनके चाचा चाची और कुछ परिवारगण रहते हैं जो आज दिल्ली में उस कार्यक्रम में शरीक होने वाले हैं जहां पर आखिरी श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन बिपिन रावत को सभी अर्पित करेंगे। लेकिन इस बीच आपको जानकारी दे दें कि आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे जनरल बिपिन रावत की आकस्मिक मौत को लेकर। लेकिन क्यों जनरल बिपिन रावत को मैन ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता था? ऑपरेशन ऑल आउट जनरल बिपिन रावत की ही देन थी। म्यांमार में चल रहे आतंक पर स्ट्राइक करना भी जनरल बिपिन रावत के प्लान में एक सबसे बड़ा कदम था और साथ ही जिस तरीके से कई और ऑपरेशंस को उन्होंने अंजाम दिया, इसीलिए उन्हें तबका मिला मैन ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक का। तस्वीरें जड़ कर देने वाली खबर, मस्तिष्क को शून्य में धकेल देने वाली। जलता हुआ हेलीकॉप्टर, टूटे हुए पेड़ की टहनियां, उठते हुए धुएं के बीच हर कोई बस मनाता रहा ईश्वर रक्षा करे सबकी। लेकिन शाम तक सारी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। खो दिया देश ने अपना वो राष्ट्र सेनानी जिसने आतंकी भेजने वाले पाकिस्तान को उसकी हर हरकत की दुर्गति हासिल करने के लिए तैयार रहने को कहा। Any threat develop along the northern borders, Pakistan could take advantage of that and create some trouble for us on the northern borders, and therefore we have taken adequate precautions to ensure that any such misadventure by Pakistan is thwarted and they are not able to succeed in their mission, but in fact they may suffer heavy losses should they attempt any misadventure. अस्त हो गया वो सूर्य हादसों के बादलों के बीच जो सिर्फ सरहद के जवानों में ही नहीं, देश के हर मोर्चे पर नौजवानों में राष्ट्र प्रेम का जुनून पैदा करते रहे। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी। देश देशवासियों की रक्षा के लिए ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन के विशेषज्ञ वो जनरल बिपिन रावत ही थे जिन्होंने 21वीं सदी में सीमा पार जाकर दुश्मन को उनके नापाक हरकत का अंजाम सिखाना शुरू किया। आतंकवादी होते हैं वो अपनी रणनीति बदलते रहते हैं और हमको उनसे आगे चलकर कार्रवाई करनी होती है। तो हमको भी जो अपनी रणनीति है उनकी रणनीति को मद्देनजर रखते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि वो आगे की कार्रवाई किस प्रकार से करेंगे, अगर हम उनसे 2 कदम आगे रहे तो हमें सफलता मिलती रहेगी। आतंक विरोधी अभियान में 2 कदम आगे बढ़कर फैसले लेने वाले ये जनरल बिपिन रावत ही थे जिन्होंने पूर्वोत्तर में पहले बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। बात जून 2015 की है। मणिपुर में आतंकी हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद 21 पैरा कमांडो के जवानों ने सीमा पार जाकर म्यांमार में आतंकी संगठन के दहशतगर्दों को ढेर किया। सीमा पार म्यांमार में ऑपरेशन करने वाली 21 पैरा कमांडो तब 3rd कॉर्प्स के अधीन थी जिसके कमांडर थे बिपिन रावत। बिपिन रावत जिन्होंने 2016 में पाकिस्तान की तरफ से जवानों पर हुए बड़े हमले के बाद कीमत चुकाने को तैयार रहने की चुनौती दी। We need to take stern action to avenge the kind of barbarism that terrorists and the Pakistan army has been carrying out against our soldiers. That yes, it is time to give it back to them in the same coin. चुनौती देने के बाद वो वक्त भी आया जब भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को उनके आतंक का जवाब दिया। जनरल बिपिन रावत के उपसेना प्रमुख बनने के 1 महीने के भीतर ही भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। भारतीय सेना ने 29 सितंबर 2016 को पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की कई आतंकी शिविरों को नष्ट किया। मैन ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक को देश ने खोया है। मातृभूमि के उस रक्षक को काल के क्रूर हाथों ने छीना जो हमेशा हंसते हुए सीमा के पास खड़े होकर आतंकवादियों के काल बनते रहे, कहते रहे आतंकवादियों को गैस करने दीजिए, भारत के जवान कहां से आएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक्स का जो सवाल है वो सिर्फ ये था कि सरहद पार जाके जो आतंकी के जो बेसेस हैं उनको हमला करना था।
और वहाँ पे जो आतंकी मौजूद हैं उनको नष्ट करना था। इसके कई तरीके हैं, ये तो हमने सिर्फ एक तरीका अपनाया है। इससे पहले भी काफ़ी विचार विमर्श हुआ था कि किस तरीके से हम कार्रवाई को करें, लेकिन हमने उस वक्त सोचा कि ये सही कार्रवाई है, लेकिन हमारे पास अन्य तौर तरीके भी हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार सर्जिकल स्ट्राइक ही की जाएगी। अब स्ट्राइक को आप कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन उसको करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। वो मैं इस वक्त आपको बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जितना हम अपने आतंकियों को गैसवर्क में डाल के रखें उतना ये अच्छा रहेगा। आतंकवाद ने जब भी पाकिस्तान की तरफ से मुंह उठाने की कोशिश की, सैन्य अधिकारी रहते, उप सेना प्रमुख रहते, सेना प्रमुख रहते और फिर देश के सबसे शक्तिशाली सैन्य कमांडर बनने तक, हमेशा जनरल बिपिन रावत आतंकवाद को खत्म करने के लिए 2 कदम आगे रहने की बात करते रहे। अगर आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो हम अपनी हवाई शक्ति को भी इस्तेमाल करने में नहीं कतराएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक तो केवल टेररिस्ट कैंप्स को विफल करने के लिए किया गया था, लेकिन अगर उनके सहयोगी जो कि पाकिस्तानी सेना है, अगर लगातार आतंकवादियों को सहयोग देती रही तो हम किसी और प्रकार की कार्रवाई करने पे भी हिचकिचाएंगे नहीं। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट में एयर स्ट्राइक के जरिए सिद्ध कर दिया है कि अब देश पीछे हटने वाला नहीं। इस बयान के कुछ दिन बाद ही याद करिए 2019 का वो वक्त जब भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके आतंक का माकूल जवाब दिया। भारत को किसी भी आतंकी हमले के बाद सिर्फ निंदा नहीं, बल्कि अपने जवानों को जिंदा रखने के लिए जरूरी स्ट्राइक करने का साहस देने वाले राष्ट्र योद्धा बिपिन रावत को बुधवार को देश ने खो दिया। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल जैसे तमाम वीरता के पदकों को अपने सीने पर लगाकर चलने वाले जनरल बिपिन रावत को इसलिए भी देश हमेशा याद रखेगा क्योंकि कश्मीर में आतंकियों को ऑल आउट करने का अभियान बिपिन रावत ने ही चलाया। आपके नेतृत्व में संभव हुआ है ऑपरेशन ऑल आउट, जो लगातार जारी है। सबसे अधिक श्रेय मैं देना चाहूंगा उन वीर जवानों को जो जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, जमीनी हालत को मद्देनजर रखते हुए जो वहाँ पर बड़े साहस और जोश के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसका श्रेय सभी को जाता है, किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था को नहीं दे सकते। हम काबिल हैं, ताकतवर हैं और अगर जरूरत आई तो हम किसी भी तरह से ताकत इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हटेगी। 1995 में लेफ्टिनेंट जनरल रहते हुए भी बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दीमापुर में क्रैश हुआ था। उस हादसे में बिपिन रावत जख्मी हुए थे, कुछ चोट लगी थी। 26 वर्ष बाद तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले सीडीएस का निधन हो गया। देश ने जनरल बिपिन रावत को खो दिया। कुछ तो बात रही होगी बिपिन रावत में, जो 2 सीनियर अधिकारियों को हटाकर उन्हें तरजीह दी गई और थल सेना प्रमुख बनाया गया। आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि संविधान में बदलाव करके उन्हें पहला चीफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया? और ये वो वजह थी, दरअसल उनमें दूरदर्शी होने की क्षमता, उनमें अशांति को शांति में तब्दील करने की नेतृत्व क्षमता और साथ ही एक अद्भुत साहस और पराक्रम का परिचय हमेशा से ही अपने 4 दशक के करियर में जनरल बिपिन रावत ने दिया। आइए आपको दिखाते हैं क्या था ऐसा जनरल बिपिन रावत में जो उन्हें अलग बनाता था, जो उन्हें एक अलग छवि देता था, जो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बार बार संबोधनों में जिक्र का हिस्सा बनाता था। उन्होंने सिर्फ मुझे एक चीज कहा था कि एक तो अब आप फौज में आ गए हो, जो भी कार्रवाई करोगे वो ईमानदारी से करना।
उसका मैंने अमल किया है। दूसरी बात जो उन्होंने मुझसे कही थी कि इन्फेंट्री में अगर जा रहे हो तो ये ध्यान रखना कि आपको जो है अपने जवानों का ख्याल रखना है, और आपको अगर इज्जत मिलेगी तो जवानों से मिलेगी, और अगर आपको जवानों से इज्जत मिलती रही तो भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। और तीसरी बात जो उन्होंने कही थी कि कभी ये मत सोचना कि आप जो कार्रवाई कर रहे हो उसको कोई देख नहीं रहा है, तो कार्रवाई सिर्फ वही की जाए उसी तरह से की जाए जिस पर कि सीनियर की या जूनियर की या जिसकी नज़र पड़ रही है, क्योंकि उनका ये कहना था कि देखने वाला ऊपर बैठा है, नंबर आपको वही देगा। और इसीलिए जो भी कार्रवाई करोगे ईमानदारी से करना, उसका फल कभी मत देखना, और फल आपको मिलता रहेगा। पिता की सीख को अपना वचन बनाकर हमेशा अपने जवानों के साथ अगुवाई करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत के बेटे जनरल बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत की ये कहानी है, जिन्होंने अपने पिता की 11वीं गोरखा राइफल से ही सेना में 1978 में कदम रखा। अब उन्हीं जनरल बिपिन रावत के निधन की खबर आते ही रक्षा मंत्री तुरंत संसद से दिल्ली में जनरल के घर पहुंचे। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में अपने सेनापति को खोने की पीड़ा प्रधानमंत्री समेत सभी सदस्यों के चेहरे पर नजर आती है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही 31 दिसंबर 2016 को भारतीय सेना के 26वें सेना प्रमुख के तौर पर जनरल बिपिन रावत को चुना। उस वक्त दो और वरिष्ठों के मुकाबले प्रधानमंत्री के भरोसे का चेहरा बिपिन रावत बने। सेना प्रमुख रहते आतंक के खिलाफ जो कदम जांबाज जनरल ने उठाए, उसके लिए वो सरकार से मिली छूट का जिक्र करना याद रखते रहे। मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए हमारे को आज़ादी दी गई है, और इसलिए मैंने कहा कि इसमें सपोर्ट ज़्यादा है, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि मिलिट्री ऑपरेशन किस तरह से किए जाएं उसमें कोई दखलअंदाजी न की जाए, और जिस तरह से मिलिट्री कमांडर्स प्लानिंग करते हैं और अपने ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, उनको उसकी पूरी फ्रीडम रहनी चाहिए। सरहद चीन से सटी हो या फिर सीमा पाकिस्तान के पास की या इलाका पूर्वोत्तर का, सुरक्षा के मसले पर जनरल बिपिन रावत हमेशा हर चुनौती को पूरा करते रहे। यही कारण है जब देश में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का चयन हुआ तो नाम जनरल बिपिन रावत का ही चुना गया। आपने इन 5 शब्दों को ध्यान में रखना है, और वो है नाम, नमक, निशान, वफादारी और इज्जत। 4 दशक से ज्यादा लंबे सैन्य जीवन में उत्कृष्ट सैनिक, दूरदर्शी लीडर के तौर पर हमेशा जनरल रहे। यही कारण है करगिल युद्ध के समय भारतीय सेनाओं के मध्य एकीकरण की समस्या दूर करने के लिए जिस चीज की जरूरत जताई गई, देश के लिए वो काम भी जनरल बिपिन रावत ने ही संभाला। तीनों सेनाओं की शक्ति को हम अगर इस्तेमाल करें एकजुट होकर, तो हम काफ़ी हद तक, जैसे कि कहा गया है, 1+1+1 को 3 न करते हुए 1+1+1 को 111 बना सकते हैं। तीनों सशस्त्र सेनाओं का जब एकजुट मिलकर जब ये कार्रवाई करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा शक्ति प्रदान होगी। हम ज़्यादा सही तरीके से अपने जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन पावर रिसोर्सेज हों, इक्विपमेंट रिसोर्सेज हों या वेपन्स हों, उनको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर ये इंटीग्रेशन होगा तो हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। भारत को 1 गुना नहीं बल्कि 111 गुना सैन्य ताकत देने वाले जनरल देश के लिए नाम, नमक, निशान, वफादारी और सम्मान को अंतिम समय तक निभाते रहे। समर के सिपाही से सरहदों के सेनापति तक की जिम्मेदारी उठाने वाले जांबाज जनरल, आपको देश सैल्यूट करता है।